बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम। मेरे बेटा, हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था, हम कुछ चैप्टर को रिवाइज़ कर रहे थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में हम जो है उसके इम्पॉर्टेंट सवालात जो हैं उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कुछ उसके जो बेसिक डेफिनेशन है उसको स्टडी करते हैं। हमने देखा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं कैलकुलस के अंदर। फर्दर जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आप देखोगे कि हम इस डिटर्मिनेंट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेंट की मदद से हम किसी भी टेट्राहाइड्रन या पैरेललोपाइड इस तरह की जो फिगर्स होती हैं इनका एरिया जो है वो मालूम करने के लिए इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यानी एक बात तो अंडरस्टूड है कि रियाजी का इस्तेमाल ज़्यादातर किसी भी चीज़ का एरिया या वॉल्यूम इस्तेमाल करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एनीवेज हम देखते हैं, सबसे पहला जो काम है, पहली बात जो है मैट्रिक्स है। हमने स्टडी किया था जो कि मैट्रिक्स किसी भी कुछ नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें और उसके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगा दें तो हम इसको मैट्रिक्स कहते हैं। हम कहते हैं बेसिकली कि ये एक रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय अ प्योर ब्रैकेट्स। जिस तरह हमने इसको लिखा, फिर हमने कहा कि ये जो है ये चीज़ जो है ये एक रो कहलाती है और ये जो चीज़ है ये एक कॉलम कहलाता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमने इसको 3x3 कहा, हम इसको ऑर्डर कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसको ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर हमें बताता है कि किसी भी नंबर के अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम हैं, और ये जो हम नंबर्स लिखते हैं इनको हम एलिमेंट्स या एंट्री का नाम देते हैं। फिर इसी तरह जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसी को थोड़ा सा लेकर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स गिवन होते हैं, इन मैट्रिक्स को अगर हम इनके जो है ऑर्डर के लिहाज से देखें, यानी जिस तरह मैंने कहा कि इसमें जितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जो मैं इसका ऑर्डर चेंज करता जाऊंगा, यानी इसका ऑर्डर चेंज होता है, इसके ऑर्डर चेंज होने से इसका नाम, मैट्रिक्स के स्पेशल जो है वो नाम हमारे सामने आते हैं। जिस तरह अगर सिर्फ एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, अगर एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये वो सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल से मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं और हमने अभी भी इसको स्टडी किया। क्योंकि अगर मैं इतनी डिटेल में जाऊंगा तो फिर शायद मैं पूरे चैप्टर को थोड़े से वक्त में क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसमें, क्योंकि हमें इनके इम्पोर्टेंट सवालात को स्टडी करना है। मसलन मेरे पास जो सबसे पहला सवाल है वो, अगर मेरे पास ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, मेरी कोशिश होगी कि मैं हर टाइप का एक एक सवाल करूं ताकि मेरा बेटा जो ना आप पूरे का पूरे चैप्टर को रिव्यू कर लो और ये आपके काम आएगा। 1764 है, कहता है अगर ये हमारे पास है तो प्रूव करो 4a - 3a इज़ इक्वल टू a। हमें इस तरह प्रूव करना है। अगर ये ए के लिहाज से है तो ए के लिहाज से प्रूव करेंगे, अगर ये बी के लिहाज से है तो बी के लिहाज से प्रूव। यहाँ में क्योंकि उसने ए की स्टेटमेंट दी है तो हम इसे प्रूव करेंगे। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड्स। देखिए 4 है, ए के साथ ए की जगह पे ए की कीमत पुट कर दें, -3 है और इसकी जगह पर इसकी वैल्यूज पुट कर दें। अब देखें ये स्केलर क्वांटिटी के सबसे मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज़ 12, 4, 20 और ये हमारे पास है दिस इज़ 6, 9, 3 एंड 15। तो देखें किसी भी मैट्रिक्स को जमा या माइनस करने के लिए उसके ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। हमें नज़र आ रहा है कि ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। बेसिकली मैं भी आपको एक जमा वाला जो है
या माइनस वाला, फिर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको देखूंगा कि मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह मालूम करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। यानी जो जो हमारे सामने उनके सवालात आते जाएंगे मैं उसको आपके सामने लेकर आता जाऊंगा। लेकिन पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में से माइनस कर दें, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दें, तीसरे में से तीसरे को और चौथे में से चौथों, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि देखें ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड्स के बराबर आ जाती है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसी एक्सरसाइज में एक और सवाल है। द सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, a इज इक्वल टू, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सवाल है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो वो हमें प्रूव करना है कि a की 4 I2 होता है। a की 4 जो होती है वो I2 के बराबर होती है। अब हमारे सामने a की 4 हमें मालूम करनी है। जिस तरह देखिए हमने ये माइनस किया, इसी तरह अगर यहाँ प्लस होता या कुछ और होता तो मैं सेम इसी क्राइटेरिया पे इसको प्लस भी करता। ये प्लस और माइनस का क्राइटेरिया था, अब ये मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया है। मैंने ये जानबूझ के सवाल चूज़ किया है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट पेपर में आ जाता है। तो मेरा बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें a की 4 मालूम करना है। तो a की 4 मालूम करने के लिए पहले मुझे a के स्केयर मालूम करना। क्या मालूम करना है? a का स्केयर, यानी a को a के साथ मल्टीप्लाई करना। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए देखें, इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, इसकी टेल को इसकी टेल के साथ और इसकी हेड को इसके हेड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, आयोटा इंटू आयोटा, ये आएगा प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, इसके हेड को इसके हेड के साथ 0 इंटू 1, 0 इंटू 1। एंड द नेक्स्ट सेम यही प्रोसेस हम दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, आयोटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, दिस इज 1 इंटू आयोटा प्लस माइनस आयोटा इंटू 1, एंड सिमिलरली 1 इंटू 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। क्योंकि यहाँ पे माइनस है, आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि मेरा बेटा आपको प्लस और माइनस की कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, आयोटा इंटू आयोटा है, इट्स विल बिकम आयोटा स्केयर, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस आयोटा, दिस इज आयोटा, माइनस 1, दिस इज माइनस आयोटा, 1 इंटू 0 आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्केयर। So we can see that, and we know very well the iota square is equal to -1, 0, ये आपस में कट जाएंगे, दिस इज 0, iota square is equal to -1। ये हमारे पास बेसिकली हमने a स्केयर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? हमने बेसिकली a स्केयर निकाल लिया। हमारे पास a का स्केयर आ गया, लेकिन हमें a का स्केयर नहीं चाहिए था, हमें a की 4 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? a की 4, ये हमारा टॉपिक था और ये हमें फाइंड आउट करना था। तो a की 4 मालूम करने के a के स्केयर को फिर दोबारा a के स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 -1 एंड अगेन -1 0 0 -1। जो हमने a स्केयर की कीमत निकाली है उसको हम दोबारा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया, द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0, दिस इज 0 अगेन 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 1, इट्स विल बिकम 0 0 1। So we can see that this is identity matrix of order 2। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो
2 है। तो हमने देखा कि हम किस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरा बेटा इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए जिसमें आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, ये मैंने 2/2 की जानबूझ की मल्टीप्लिकेशंस की है, तो मेरा बेटा आप 3/3, 4/4 कोई भी इसके रेलेवेंट जो इस तरह का सवाल है उसको आप बड़े आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आपने बड़े सुकून से देखना है। इस टाइप के जितने भी सवाल हों तो वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स के सवालात। इसके बाद हमारे सामने है इक्वल मैट्रिक्स के सवालात। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है जी 3, एक्सरसाइज 3.1 ही है। वो कहता है x + 3 1 - 3 3y - 4 इज इक्वल टू, हमारे सामने है 2 1 - 3 and 2। ये हमारे सामने सवाल हैं। अब देखें मेरा बेटा, मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, इसके अंदर भी 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, और यहाँ पे जो सबसे गौरतलब चीज़ है कि इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। इनके दरमियान में क्या है? इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन हमें बता रहा है कि दीज आर इक्वल मैट्रिक्स। क्या है ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन या प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ बाय इक्वल मैट्रिक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा और द फोर्थ एलिमेंट बराबर होगा। देखिए 1 1 के बराबर है और -3 के बराबर है। तो यहाँ से x - 1 आ जाएगा, 3y = 6 and y = 2। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y इजीली। देखें यहाँ से हम इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है नेक्स्ट जो है सवाल है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, हमें इसको मालूम करना है। मसलन ये हमारे सामने स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 12, एक्सरसाइज 3.1। अब देखिए वो कहता है ये x है और ये हमारे पास है -1 5 और ये है दिस इज़ 12 and 3। ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ 12 and 3 है। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखें ये x है, इसको मैं a कह लेता हूँ, इसको b। जब x को मैं लेके इस तरफ जाऊँगा तो ये जाके इसके साथ डिवाइड होगा और अगले स्टेप में इट्स विल बिकम दिस वन, x इज़ इक्वल टू b इंटू -1। ये हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें x मालूम करना है और हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। तो इसका मतलब पहले मुझे a का इन्वर्स मालूम करना है। तो a का इन्वर्स मालूम करने के लिए इसका फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a। यानी यहाँ पे अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे और एडजॉइंट ऑफ a निकालना सीखेंगे। a हमने कहा है इसे देखिए a का डिटर्मिनेंट्स हम लेते हैं 5 को 1 से और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज़ 9। नेक्स्ट हमने लेना है दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a का मतलब होता है जो इसका पहला डायगोनल है इनकी जगह चेंज कर दें और इन जो सेकंड ये डायगोनल है इसका साइन चेंज कर दें। हमने देखो a का डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट ऑफ a भी। तो इस फॉर्मूले के अंदर से दिस इज़ 1 यूजिंग इन 1 इसके अंदर इसको पुट कर दें तो ये बन जाएगा दिस इज़ 1/9 5 - 2 2 and 1। तो अब बेसिकली हमें a इन्वर्स नहीं निकालना था, हमें तो x निकालना था। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? दिस इज़ b इंटू a इन्वर्स। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? वो हमारे पास गिवन है। a इन्वर्स की कीमत 1/9 5 - 2 2 और 1। और अभी हम पहले इसको मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। दिस इज़ -5 + 10 -5 + 10 और ये हमारे पास आ जाएगा
देखें बी की कीमत हमारे पास 1 और 5, इसमें हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना था, इसका हमने जगह चेंज करनी थी और हमने इसकी जगह चेंज नहीं की है। 1 ने इधर जाना था, 5 ने इधर। 1 और 5 ये आता है हमारे पास, दिस इज़ 1 और ये आता है 5। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये सही कर लेते हैं हम। हमने सॉरी, तो देखिए -1 1 the 1 5 to the 10, then again this is 2 5 5 the 25, this is 12 plus 6 and -24 plus 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 9, this is 27, this is 18 and this is -9। अगले स्टेप में 9 से डिवाइड कर दें तो ये मेरा बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड x आ जाए। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास जो है उसका रिक्वायर्ड x आ जाएगा। तो यानी इस तरह हम इसे बड़े आराम से इसके क्वेश्चन जो हैं प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है और इन्वर्स हम कैसे मालूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों बड़े सुकून से इस तरह हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज है 3.3 और इसमें हम मालूम करते हैं डिटर्मिनेंट। और जो डिटर्मिनेंट है उसमें सबसे पहला काम जो है हम इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना सीखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ और इसमें डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल आ जाएगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की जदीद फॉर्म है और डिटर्मिनेंट्स अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ में साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। एक्सरसाइज मेरे पास है, दिस इज़ 3.3 और क्वेश्चन है 5 - 2 - 4 3 - 1 - 3 -2 1 and 2। डिटर्मिनेंट की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट जो इसकी खूबी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इसको जिस तरह मर्जी एक्सपेंड कर लें इसका आंसर सेम आता है। आप इसमें देखें, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं, आप इसे जिस तरह मर्जी एक्सपेंड कर लें। मसलन हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय मैं यहाँ पे R1 का सहारा लूँगा। अगर आप R1 R2 R3 या C1 C2 C3 जिसी तरह भी एक्सपेंड करें इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसका तरीक़ाकार ये है मेरा बेटा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको इसे एक्सपेंड करना आता है तो आप इजीली तमाम के तमाम सवालात कर सकते हो, क्योंकि इसको एक्सपेंड करना ही सबसे बड़ा जो है वो इशू होता है कि हम इसे एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो देखिए R1, अब इसकी R1 के जो पहले एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। इसमें सबसे पहले 5, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ -2, फिर तीसरा एलिमेंट के साथ प्लस, यानी पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ये क्यों आते हैं? ये आते हैं को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स की वजह से। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स की वजह से, यानी इसका फार्मूला होता है, यानी हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं -1 i + j, दिस इज MIJ। ये हमारे पास को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट्स का फार्मूला है। क्या है? ये हमारे पास को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स का फार्मूला है और ये हमें बताता है कि किस एलिमेंट ने कहाँ पे प्लस आना है और कहाँ माइनस आना है। इसको हम फर्दर देखते हैं, यही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहला एलिमेंट 5 है, जिस एलिमेंट को लेना है उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देना है। क्या करना है? उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देना। देखिए ये हमारे सामने एलिमेंट आते हैं -1 -3 1 and 2। फिर हम नेक्स्ट -2 है, हम इसकी इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज़ जो नेक्स्ट आएगा, दिस इज़ 3 -2 and 2। जब हम 4 को लेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ 3 -1 -2 and 1। तो ये आएगा 5 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 6 -6 -4 3, दिस इज़ -2। तो ये आ जाएगा, दिस इज़ 5 इंटू -2 + 3
plus 2 into 0 minus 4 into 1. This is 5 into 1 plus 0 minus 4. 5 minus 4 is equal to 1. तो इसे एक्सपेंड करके जो इसका आंसर है वो हमारे सामने आ जाएगा 1. क्या आ जाएगा? वो हमारे सामने आ जाएगा 1. इसी तरह हम इसकी एक्सपेंशन की वजह से जितने भी हैं क्वेश्चन सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे फर्दर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. 6 7 8 3 4 5 2 3 4. वो क्या यहाँ पे देखिए हमने इसको एक्सपेंड किया. वो कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग. यहाँ पे वो शर्त लगा रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग. अब इसे एक्सपेंड नहीं करना तो वो कहता है इसे एक्सपेंड किए बगैर साबित करो ये ज़ीरो के बराबर है. हमें विदाउट एक्सपेंडिंग शो करना है दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. मैंने अभी आपको बताया कि डिटर्मिनेंट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसे हम जिस तरह मर्जी एक्सपेंड करें उसका आंसर वही आता है. अब यहाँ पे इसकी फर्दर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ये है कि अगर इसमें कोई सी 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम आ जाएं दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. मेरी बात गौर सुने. अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई से 2 रोज़ या 2 कॉलम सेम आ जाएं तो वो ज़ीरो हो जाता है. या कोई सा एक रो के तमाम एलिमेंट या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाए तो भी वो ज़ीरो हो जाता है. ये इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं. मैंने कहा मैं साथ साथ बताता जाता हूँ. अब देखिए मुझे इससे एक्सपेंड किए बगैर जब आपने इसको सॉल्व करना है यहाँ से ये ख़त्म कर देना है क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है तो हमें ये नहीं लिखना. फिर हमें इसके ऊपर ऑपरेशन करना है जिसे हम रो एंड कॉलम ऑपरेशन कहते हैं. आप देखें मुझे नज़र आ रहा है कि 7 में से 6 माइनस करूँ 1 आता है और 8 में से 6 माइनस करूँ तो भी 1 आता है. इसका मतलब है C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2. मैंने जो ऑपरेशन डिसाइड किए हैं वो ये किए हैं कि मैं C2 माइनस C1 करूँगा और इसी तरह C3 माइनस C2 करूँगा. यानी जो पहले हम लिखते हैं इसके अंदर चेंज आती है. क्या आती है? जो हम पहले लिखते हैं इसके अंदर चेंज आती है. तो देखें 6 3 2 एज इट इज़. 7 माइनस 6 1. 4 माइनस 3 1. 3 माइनस 2 1. 8 माइनस 7 1. 5 माइनस 4 1. 4 minus 3 1. We can see that C2 and C3 are identical. ये सेम आ गए दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. तो ये क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो. ये इसकी जदीद वे है, इसका जदीद मेथड है. पहले हमने इससे एक्सपेंड करना सीखा. अगर आप ऐसे एक्सपेंड करते हो तो इसका आंसर ये आएगा. लेकिन अगर आप वो शर्त लगा दे, अगर वो आपके सामने क्वेश्चन की शर्त लगा दे कि एक्सपेंशन के बगैर इसको सॉल्व करना है तो फिर हम इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं. तो ये हमारे सामने जो आपकी 3.3 एक्सरसाइज उसके अंदर हमने ये सारे का सारा काम करना है और ये आपने ख़ुद ही करना है और इसको देखना है मेरा बेटा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं. सारे के सारे सवालात हमने ऑलरेडी किए हुए हैं. तो सिर्फ मेरा मकसद जो था आपको एक दफ़ा रिव्यू करवाना था. इसके बाद अगर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वही आ जाए, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक. क्या बोलते हैं? हम इसको सिमेट्रिक बोलते हैं. अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस से आ जाए तो इसको हम बोलते हैं दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक. ठीक हो गया. फिर इसी तरह अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा वही आ जाए, इसको हम बोलते हैं हार्मिशन. और अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें उसका ट्रांसफॉर्म माइनस से आ जाए तो इसको हम बोलते हैं स्क्यू हार्मिशन या एंटी हार्मिशन. इसको हार्मिशन बोलते हैं, हार्मिटियन बोलते हैं. ये हमारे सामने जो है इस तरह जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है, जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे कि हमारे सामने स्क्यू हार्मिशन क्या है और हमारे पास एंटी स्क्यू हार्मिशंस क्या है. फिर इसके अंदर जो एक और चीज़ है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिस पे हम बात करते हैं, हमारे सामने जो बार बार चीज़ें आती हैं उसमें है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. रैंक होता है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का सीखना, कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो इस शक्ल में है, वो कुछ इस शक्ल में है, या हमारे सामने एक मैट्रिक्स है वो इस शक्ल में है.
वो कुछ इस शक्ल में है, यानी ये 0 0 यहाँ है या 0 0 यहाँ। तो ये जो हमारे सामने कुछ इस तरह की शक्ल हमारे सामने आती है, जिसके अंदर किसी मैट्रिक्स के अंदर जो है 0 0 की फॉर्म बन जाए, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 नीचे है, दिस इज़ अपर ट्रायंगुलर, दिस इज़ लोअर ट्रायंगल। और बेसिकली ये किसी जो पर्टिकुलर जो है शेप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारे सामने ये इस फॉर्म में आ जाती हैं, तो ये कहलाती है, ये जो फॉर्म है ये कहलाती है एचेलन फॉर्म। लेकिन अगर ये इस शक्ल में आ जाए, ये कुछ इस शक्ल में बन जाए, तो ये कहलाती है रिड्यूस एचेलन फॉर्म। क्या कहलाती है? ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म है। और इसी तरह अगर यहाँ पे ये 0 0 आ जाए, तो ये 2 रोज़ इसमें ऐसी हैं जो नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो ये रैंक, इसका जो रैंक है वो ऑटोमेटिकली 2 बन जाता है। क्या बन जाता है? इसका जो रैंक है वो हमारे सामने 2 बन जाता है। यानी हम इसको कहेंगे कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक नंबर, जो एक रो जो है वो 0 0 वाली है, तो ये हमारे सामने जो है, ये हमारे पास जो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरह फिर हमारे सामने जो है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो हमारे सामने एक सिस्टम आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती हैं। क्या आती हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अगर ये इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू k, ये हमारे सामने इस तरह का कोई एक सिस्टम है जो कि हमें नज़र आ रहा होता है कि दिस इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी ax बी वाई प्लस सी है, इसके साथ अगर आप z भी लगा दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी z, ये है अगर इक्वल टू 0, दिस इज़ होमोजेनियस इक्वेशन। ये क्या कहलाती है? ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है, और ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है। होमोजेनियस को और नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करने के तरीके हैं। नॉन होमोजेनियस के लिए हम 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारे सामने जो सबसे पहला मेथड है, जिसे हम ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं मैट्रिक के अंदर, जिसे हम क्रैमर रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैमर रूल बोलते हैं। दूसरा जो है बायोमेट्रिक्स, ये बायोमेट्रिक्स मेथड है। इसके अंदर इसमें हम एडजॉइनिंग, इसको एडजॉइनिंग मेथड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एडजॉइन निकालते हैं। इसको इन्वर्स मेथड भी बाद दफ़ा हम कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर इन्वर्स का सहारा लेते हैं। और जो तीसरा फिर है वही दिस इज़ एचेलन, ACH एचेलन या रिड्यूस एचेलन फॉर्म जो है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। इनमें से हम किसी एक सवाल को ले लेते हैं और इसको स्टडी कर लेते हैं, ताकि मैं ये तीनों मेथड जो हैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं। तो फिर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। ये हमारे सामने स्टेटमेंट आ गई। देखिए इक्वल टू 3 है। अगर यहाँ पे 0 0 होता तो ये होमोजेनियस सिस्टम होता, लेकिन अब ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, इसकी वैल्यू इधर कुछ ना कुछ गिवन है, तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। इसको सबसे पहले हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल वर्ड में मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जिस तरह हम पहले करते थे, दिस इज़ ए है, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ बी। अब मुझे ए का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ए का डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं। ये हमने सबसे पहले अभी सीखा है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। दिस इज़ एक्सपेंडिंग बाय R1, इसे R1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं, 2 आ जाएगा। दिस इज़ 6 प्लस 2 हो जाएगा, दिस इज़ -2 -9 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, दिस इज़ +1 3
प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 6 to 8 दिस इज 16 माइनस 2 प्लस 13, तो ये आ जाएगा दिस इज 27 इज नॉट इक्वल टू 0। ये है नॉन सिंगुलर, ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। इट्स सॉल्यूशन इज पॉसिबल, यानी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला मेथड क्रॉमर रूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे सामने है पहला मेथड क्रॉमर। अब हमें निकालनी है x की कीमत, और x की कीमत निकालने के लिए ax डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब देखें a का डिटर्मिनेंट तो हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या कर चुके हैं, हम a का डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके हैं। अब ax निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहला कॉलम है उसको b के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम पहले कॉलम को b के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तो ये आएगा हमारे सामने 3 1 2, ये आएगा मेरे सामने 2 -2 1, ये आएगा मेरे पास 1 -2 -3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ये भी 27 आएगा और इसका आंसर आएगा 1। ये भी 27, आप जिस तरह मैंने इसको एक्सपेंड किया, ये आप एक्सपेंड कर सकते हो। इसी तरह जब हम इसको y निकालेंगे, तो यहाँ पे a y, दिस इज a का डिटर्मिनेंट, अगेन ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है। अब जो दूसरा कॉलम है उसे b के साथ इंटरचेंज कर दें, और यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 3 1 2, और ये 1 -2 -3, और जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस तरह जब हम z की बात करेंगे, तो ये जो हमारे पास हमारा तीसरा कॉलम है, हम तीसरे कॉलम की जगह पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, हम तीसरे कॉलम की जगह पे 3 1 2 पुट कर देंगे, और ये भी अगेन 27 over 27 1। तो यहाँ से हम x और जो y और z है, जो उसकी हमने कीमत निकाली वो 1 0 1, यानी इस वे से हम जो है डिटर्मिनेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एंड इसको क्रॉमर रूल में यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ द क्रॉमर हम किसी भी क्वेश्चन में x y z की कीमत निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप किए हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऑलरेडी यही आंसर आएंगे, तो आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये फिर इसके बाद इसका दूसरा मेथड है बाय मैट्रिक्स। यहाँ तक सारा का सारा काम वही है, लेकिन यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे और हम सहारा लेंगे, क्योंकि इसमें एडजाइंट निकालना होता है। देखिए a का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब अगर मैं इसको फर्दर यहाँ लेके चलूँ तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b बनता है, जिस तरह अभी हमने शुरू में इस सवाल को सॉल्व किया था। अब मुझे यहाँ पे a का जो इनवर्स है उसके लिए 1 डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ a लेना होता है। डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी निकाल सके हैं, तो हमें एडजाइंट ऑफ a फाइंड आउट करना होता है। क्या तलाश करना होता है, हमें एडजाइंट ऑफ a फाइंड आउट करना होता है। तो एडजाइंट ऑफ a मालूम करने के लिए हम कहते हैं लेट a इज इक्वल टू, हम एक मैट्रिक्स का सहारा लेते हैं। जब हम ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं, एक हमारे सामने ये मैट्रिक्स है, और फिर जब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं और फाइंड आउट करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो जो हमारे सामने आंसर आता है वो आता है एडजाइंट ऑफ ए। वो क्या आता है हमारे पास, एडजाइंट ऑफ ए आता है। अब देखें a 1 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले -1 1 + 1। अभी मैंने आपको पहले वहाँ पे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स लिख के बताया था। अब हम बेसिकली इस तमाम के कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। a 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये आएगा हमारे पास -2 -2 1 और -3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, ये आएगा 6 + 2 इट्स विल बिकम 8, 2 3 दा 6 और ये 8 प्लस, तो ये 8 आ जाएगा। जो a 1 1 की जो कीमत है वो क्या निकल आएगी, वो 8 निकल आएगी। फिर हम a 1 2 मालूम करेंगे, 1 + 2, इसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम।
फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आएगा 3 - 2 5 - 3, तो ये आएगा 3 - 2 एंड 5 - 3, तो माइनस, क्योंकि -1 की पावर 3 है, इट्स विल बिकम माइनस, तो ये आएगा -9 + 10, इट्स विल बिकम -1, तो यानी जो A12 की कीमत है वो -1 निकल आएगी। इसी तरह जब हम A13 लेंगे, दिस इज़ 1 + 3, दिस इज़ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आएगा मेरे पास दिस इज़ 3 - 2 और ये आएगा दिस इज़ 5 1, तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 3 + 10, इट्स विल बिकम 13 और 13 की जो कीमत है वो निकल आएगी 13। इसके बाद A21 -1 की ताकत 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 2 1 1 - 3, ये भी माइनस हो जाएगा, -6 -1, इट्स बिकम दिस इज 7, ये हमारे पास 7 आ जाएगा, दिस इज A22 -1 2 + 2, तो ये आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 1, दिस इज 5 - 3। तो इसी तरह आप इसको बड़े आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हो, इट्स विल बिकम -11 एंड सिमिलरली A23 -1 2 + 3, दिस इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आएगा 2 2 5 1, तो ये आ जाएगा -2 - 10, इट्स विल बिकम 8 और यह आ जाएगा हमारे पास 8। और इसी तरह हम इसका 3 1 3 2 और 3 3 जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 जब हम इसको लेंगे 3 1 -1 3 + 1, तो ये आएगा हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा दिस इज 2 1 -2 -2, तो ये आएगा प्लस -4 + 2, इट्स -2। इसी तरह 3 2 -1 3 2 थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम, तो ये आएगा 2 1 3 -2, तो ये आ जाएगा -4 -3, इट्स विल बिकम 7, ये आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ जाएगा -1 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज 2 2 3 -2, दिस इज 2 2 3 -2, तो ये आ जाएगा प्लस -4 -6 इज 10 -4 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास दिस इज -10। फिर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, दिस इज 8 -1 13 7 -1 18 -2 7 एंड -10, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास आएगा, हम क्या करेंगे, इसको 27 से मल्टीप्लाई, अब हमारे पास बेसिकली ये वाला फार्मूला बन गया है। अब ए का इन्वर्स जो है हमारे पास क्या बना, दिस इज़ 1/27 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला 8 7 -2 -1 -11 7 13 8 एंड -10 और b के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। b हमारे पास ये है 1/27 एज इट इज़, तो ये आ जाएगा दिस इज़ 24 + 7 -4, ये आ जाएगा -3 -11 + 14, ये आ जाएगा 39 + 8 -20। तो वी कैन सी ये आ जाएगा 1/27 एज इट इज़, दिस इज़ 27, दिस इज़ 0 और ये आ जाएगा अगेन 27। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 101, तो वी कैन सी दैट कि जो हमने कीमतें पहले निकाली थी वही कीमतें हमारे सामने यहाँ पर निकल आई विद द हेल्प ऑफ, ये पहले हमने क्रामर रूल देखा, ये एडजॉइनिंग मेथड है। अब इसी तरह इसका तीसरा मेथड है एचलन ड्यूस एचलन फॉर्म, तो वो जो है आप खुद देखोगे। तो ये मेरा बेटा एक छोटा सा रिव्यू था पूरे चैप्टर का। इसके अंदर हमने मैट्रिक्स को जमा करना सीखा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा, हमने इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सीखी, हमने इन्वर्स निकालना सीखा, हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा, फिर हमने देखा कि किस तरह हम रो और कॉलम की मदद से आगे बात कर सकते हैं। फिर हमने सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक्स, हार्मेशंस, क्यू हार्मेशंस,
रैंक की बात की और फिर हमने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात की। तो मेरा बेटा आई होप कि आप इसको अच्छी तरह देख लोगे और इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।